हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 17 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 17 अगस्त और इस 17 अगस्त की हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज के दिन जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है इस भारतवर्ष में। उनसे संबंधित आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं या फिर आपसे पहले कभी एमसीक्यूज पूछ लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। इनका आज जन्मदिन है। इनका नाम क्या है? अनामिका इनका नाम है। तो चलिए पहले आप अनामिका के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में। हिंदी भाषा की जानी मानी कवित्री अनामिका किस राज्य से संबंधित हैं? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने यहां पर लिखा होगा ऑप्शन डी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अनामिका का जन्म आज ही के दिन 1961 में हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये मुजफ्फरपुर कहां पे है? बिहार में है। अनामिका हमारे भारतवर्ष की जाने माने कवित्री हैं। ये जिस प्रकार हम पुरुषों की बात करें, पुरुषों के लिए शब्द यूज किया जाता है कवि, महिलाओं के लिए कवित्री, है ना। तो इन्होंने कौन सी भाषा में अपना काव्य लिखा? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया। कवित्री होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन उपन्यासकार भी रही हैं। इन्होंने उपन्यासों की भी क्या है, रचनाएं भी की हैं। हिंदी भाषा की जाने माने कवित्री जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में से ये शामिल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए। जब हम इनके कविताओं की बात करें जिनकी वजह से हम इनको कवित्री एक शब्द दे रहे हैं, तो एक इनकी कविता है, शायद आपने नाम सुना होगा, गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी नामक कविता किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम आएगा अनामिका का। एक रचना इनकी और भी है जिसका नाम आता है बीजाक्षर। ठीक है, समय के शहर में ये भी इनकी एक कविता है। दूबधान नाम से भी इनकी एक कविता है। इन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं जिनमें एक कहानी का नाम आता है प्रतिनायक। और मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया है इनके लिए, उपन्यासकार। तो इन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की है जिनमें से अगर हम कुछ की बात करें तो एक के नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, पर कौन सुनेगा। ये इनकी एक रचना का नाम है जो एक उपन्यास है। 10 द्वारे का पिंजरा नामक इनका एक उपन्यास है। इस प्रकार से और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। रचना लिखने के साथ साथ इन्होंने कई रचनाओं की अनुवाद भी किया है, ट्रांसलेशन भी की है। ठीक है, जैसे हम बात करें रिलके की कविताएं जो हैं वो इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। नागमंडल, गिरीश कर्नाड का नाम आपने सुना होगा, उनकी रचना का भी इन्होंने अनुवाद किया है। इनको बहुत से
पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, केदार पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। आज हिंदी की जानी मानी कवित्री अनामिका का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। अब चलो हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। ये कौन है? इनका नाम है बिमल जालान। बिमल जालान के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे। इनका जन्म 17 अगस्त 1941 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा। किस वजह से ये हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 20वें गवर्नर रह चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, उसके 20वें गवर्नर विमल जालान का आज जन्मदिन है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1000 रुपए का नोट जारी किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम बात करें, वैसे तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सादलपुर नाम की जगह पड़ती है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। एक और व्यक्ति हैं जिनका आज जन्मदिन है, वो भी क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी मैंने क्या बोला था जालान के बारे में कि वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर रहे? आरबीआई के 20वें गवर्नर रहे। तो आरबीआई के 21वें गवर्नर कौन रहे? यहां पर आप ये चेहरा देख पा रहे होंगे। इनका नाम है वाई वेणुगोपाल रेड्डी। वाई वेणुगोपाल रेड्डी, इनका भी आज जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। ठीक है, तो दो ऐसे व्यक्तियों का जन्मदिन है जो दोनों ही आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और मैं क्वेश्चन आपसे एक साथ ही पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलिए जी, अब आप ये बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, उसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा शक्तिकांत दास, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये वर्तमान के हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं? तो 25वें गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और हम किन की बात कर रहे थे? 20वें गवर्नर की बात कर रहे थे और 21वें गवर्नर की बात कर रहे थे, जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और इन्होंने गवर्नर के रूप में कब पदभार संभाला था? 11 सितंबर 2018 को ये 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और 2018 से लेकर वर्तमान तक ये अभी आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं। शक्तिकांत दास की अगर बात की जाए तो उनका जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। इनके बारे में थोड़ी और भी ज्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। 2020 की बात है, शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें करेंगे जिनका आज जयंती का दिन है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो आज इस संसार में नहीं है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। तो सबसे पहले आपने ये चेहरा देखा होगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। विद्याधर सूरजपाल नायपॉल की आज क्या है? जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1932 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस वजह से प्रसिद्ध रहे हैं हमारे भारत में ये? वैसे अगर देखा जाए तो ये भारतीय मूल के अंग्रेजी साहित्यकार रह चुके हैं। भारतीय मूल के अंग्रेजी साहित्यकार विद्याधर सूरजपाल नायपॉल की आज क्या है? जयंती है। हम इन्हें नमन करते हैं। तो अगर हम इनके बारे में एक बात करें, इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया, इनको हम किस नाम से जानते हैं?
नूतन अंग्रेजी छंद के गुरु कौन कहे जाते हैं? तो फिर नाम आएगा इन्हीं का। नूतन अंग्रेजी छंद के गुरु के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? हालांकि जब हम यहां पर शब्द यूज कर रहे हैं भारतीय मूल के अंग्रेजी साहित्यकार, इसका मतलब यह है कि इनका जन्म क्या भारत में नहीं हुआ? तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इनका जन्म कहां पे हुआ था? चगवानस नाम की एक जगह पड़ती है जो कि कहां पे है? त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? तो त्रिनिदाद एक कंट्री का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताने का प्रयास करेंगे। वी एस नागपाल, सॉरी नायपाल, वी एस नायपाल इनको कहते हैं। वी का मतलब मैंने क्या बताया? विद्याधर। एस का मतलब क्या बताया? सूरज प्रसाद नायपाल। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कब की बात है ये? 2001 की बात है। नोबेल पुरस्कार के अलावा इनको एक पुरस्कार और भी दिया गया था, बुकर पुरस्कार इनको दिया गया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इनको 2 बार बुकर पुरस्कार दिया गया था। एक बार इनको 1971 में पुरस्कार मिला इनकी रचना इन अ फ्री स्टेट के लिए, और उसके बाद में इनको एक बार फिर से बुकर पुरस्कार मिला था ए बैंड इन द रिवर, इनकी जो रचना है उसके लिए। तो ये बहुत अच्छे राइटर माने गए हैं अपने जमाने के। तो नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होना बड़े गर्व की बात है। और ये जो वी एस नायपॉल हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार रहे हैं भारतीय मूल के। तो ऐसे छोटे बड़े आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम चलेंगे इनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम बताने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृतलाल नागर की रचना है? तो यानी कि जो आपने फोटो देखी है अभी अभी, वो कौन है? अमृतलाल नागर हैं। जल्दी से आपको बताना है कौन सी रचना है अमृतलाल नागर की। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सुहाग के नूपुर नामक जो रचना है वो अमृत लाल नागर के द्वारा लिखित है। चलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में हम फिर बात करेंगे, पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, अमृतलाल नागर के बारे में। अमृतलाल नागर जिनकी आज जयंती है, ठीक है ना? इनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? आगरा में। और ये आगरा कहां पड़ता है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1990 को हुई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? किस वजह से जाने गए हैं हमारे भारत में ये? तो ये हमारे भारत के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल की, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। और हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी ज्यादा रचनाएं लिखी है। हिंदी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे साहित्यकार रहे हैं हमारे अमृतलाल नागर, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। हास्य व्यंग्य लेखन इन्होंने किया है, लेकिन बहुत कम आपको उस जैसी जानकारी इनकी रचनाओं में मिलेगी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? साहित्यिक जीवन के बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है? तो चलो अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लिखे गए हैं इसमें एक शब्द यूज किया गया है झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना होगा आपने वो।
पंक्तियों का दौर था एक, जब हम 90 के दशक के बच्चे थे और गुनगुनाया करते थे। झांसी की रानी सीरियल भी आपने देखा होगा, लेकिन झांसी की रानी जो पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, वो रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा एक और रचना भी लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। उस रचना का नाम था वीरों का कैसा हो बसंत। तो दो रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। और जैसे ऑप्शन सी में लिखा गया है पल्लव, ये जो पल्लव नामक रचना है ये किसके द्वारा लिखित है? तो यहां पर आपको लिख देना है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक हुआ। चलिए, ऑप्शन डी के बारे में अगर कहा जाए, उर्वशी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है। रामधारी सिंह दिनकर। तो मैंने चारों पॉइंट के बारे में आपको बताया जिसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलो जी, अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलो जी, इनके बारे में तो आपने बिल्कुल जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम क्या है? पंडित जसराज। हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था। और जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी न्यू जर्सी में। और ये न्यू जर्सी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पंडित जसराज के बारे में आपको एक क्वेश्चन बताना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं पंडित जसराज। अब आप ये बताइएगा कि पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना फतेहाबाद, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ठीक है ना, फतेहाबाद जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये फतेहाबाद कभी हिसार का हिस्सा हुआ करता था। और जब हम बात करें 15 जुलाई 1997 से पहले की, तब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता यही सेम, तो आपको क्या लिखना पड़ता? उसमें हिसार लिखना पड़ता, क्योंकि ये जो फतेहाबाद एरिया है ये 1997 से पहले तो था ही नहीं, ये तो हिसार में पड़ता था एरिया, और वहीं इनका जन्म हुआ था। तो जब हम बात करते हैं पंडित जसराज का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा पीली मंदोरी। पीली मंदोरी नामक एक गांव है जो कि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो फतेहाबाद में पड़ता है। और 1997 से अगर पहले की बात करें तो ये हिसार में पड़ता था एरिया, जहां पे इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। भारत सरकार के द्वारा इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था 1975 में, जो कि हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। फिर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1990 में, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार इनको कब मिला था? 2000 ईस्वी में। किस वजह से इन्होंने प्रसिद्धि पाई? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक रह चुके हैं। इनके द्वारा और भी जो बातें हो सकती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन से घराने से संबंधित माने जाते हैं? तो इनका घराना जो था वो था मेवाती घराना। क्लियर हुआ। इनके पिताजी थे पंडित मोतीराम। तो इनके जो पिताजी थे ना वो थे मेवाती घराने से। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। यहां पर ये चित्र आप यहां पर देख पा रहे होंगे। पंडित जसराज जो हैं इनको तबला वादन भी आता था, तबला वादक भी थे अच्छे, और एक अच्छे गायक भी थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए,
हालांकि हम मेवाती घराने की जब बात करते हैं उसमें किस प्रकार की शैली आपको दिखाई देगी, ख्याल शैली जो है वो दिखाई देती है। इनके पिता मोतीलाल जी जो थे वो इसी मेवाती घराने से जुड़े हुए थे और वहीं से इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, धीरे धीरे एक दिग्गज शास्त्रीय गायक बन गए पंडित जसराज। ठीक है ना। चलिए, सातों महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भी पॉइंट पंडित जसराज का आप लिख देना, कोई भी आपका पॉइंट गलत नहीं होगा। अब चलो जी हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में तो आपने जरूर जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम है दशरथ मांझी। बड़ा ही प्रसिद्ध किरदार है हमारे भारत का। और आप एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, जो मूवी बनी हुई है उसके बारे में। इनको किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, इनको माउंटेन मैन की संज्ञा दी गई है। माउंटेन मैन, इनको माउंटेन मैन की संज्ञा क्यों दी गई, कहां से बिलोंग करते हैं ये, बिहार से बिलोंग करते थे ये। और जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 14 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। गहलोर नाम की एक जगह पड़ती है बिहार में, तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2007 में हुई थी। एम्स दिल्ली में जो बना हुआ है वहीं पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, न्यू दिल्ली। एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर इन्होंने 22 साल तक परिश्रम करते हुए पहाड़ को काट के सड़क बना दी थी। ऐसे थे दशरथ मांझी। 22 साल थोड़े नहीं होते किसी एक कार्य को करने में। 1960 में लगे थे और 1982 तक इन्होंने वो सड़क बनाने का काम पूरा कर दिया। ठीक है ना। बिहार का माउंट मैन किसे कहा जाता है, तो फिर आपको नाम लिख देना है दशरथ मांझी का। और ये मूवी मुझे लगता है आपने जरूर देखी होगी, आपको देखनी चाहिए। आज पुण्य तिथि है, उन्हीं के आप दिन को याद करते हुए ये मूवी देख लेना। इसमें कौन एक्ट्रेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक्टर जो हैं वो आपके सामने हैं। एक्ट्रेस का आपको पता लग जाएगा जब आप उस मूवी को देखेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मूवी है उस मूवी में किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मूवी देख लेना एक बार, बड़ी प्यारी मूवी है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को हर कोई जानता है इस मूवी की बदौलत। वैसे जब हम बात करें, सड़क नहीं बनी हुई थी तो उस समय उनको 55 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। जब इन्होंने उस पत्थर को काट कर, पत्थर नहीं बोलेंगे पहाड़ बोलेंगे, पथरीले पहाड़ को काट कर उन्होंने जो सड़क बनाई तो 55 किलोमीटर का जो फासला था वो केवल 15 किलोमीटर का हो गया। ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करने वाले दशरथ मांझी की आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है, क्या कारण रहा कि उन्होंने वो पहाड़ काटा, और कोई दूसरा व्यक्ति क्यों खड़ा नहीं हुआ जो वहां से पहाड़ को काट दे और सड़क बना दे, उसके पीछे आपको बड़ी ही इमोशनल स्टोरी दिखाई देगी इस मूवी में। एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा सा इनके बारे में आप अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। शायद आपने इनके बारे में जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा के बारे में भी आपने जरूर जानकारी हासिल की होगी अगर आपने इतिहास को अच्छे ढंग से समझा होगा। 18 फरवरी 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहां पे, पंजाब में। और ये ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे भारत के, भारतीय क्रांतिकारी जिनको क्या हुई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन बताना इनके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक मदन लाल ढींगरा को किस वर्ष फांसी दे दी गई, तो फिर आप कौन सा इसमें जवाब देंगे। तो अगर आपने इसमें लिखा होगा 1909 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आज इनकी क्या है, पुण्य तिथि है। और आज क्या तारीख है, 17 अगस्त है आज। ठीक है, तो आज ही के दिन 1909 में इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हम आजादी की एक कह सकते हैं अच्छी पर्यावरण में क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो चलो जी, अब हम जब बात करें इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। कर्जन वाइली का नाम शायद आपने सुना होगा। कर्जन वाइली की हत्या इन्होंने कर दी थी, उसी वजह से इनको पकड़ा गया था। एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा था जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो लंदन में एक वार्षिक ये समारोह आयोजित करवाया गया था। उसी समय 1 जुलाई 1909 को ये भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और हालांकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को एक नई सीख दे दी जाए। तो उस समय अंग्रेजों के जो भी अधिकारी थे उनकी जासूसी करनी शुरू कर दी। इनके और भी साथी थे, और एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम आता है, आपने नाम सुना होगा, सर कर्जन वाइली का। सर कर्जन वाइली ने जैसे ही उस समारोह में, यानी कि जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस बिल्डिंग में जैसे ही प्रवेश किया, तो मदन लाल ढींगड़ा ने रिवॉल्वर से उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और गोलियां चला दी। अब कर्जन को बचाने की कोशिश करने वाला पारसी डॉक्टर कोवाली लल्लाका भी ढींगरा की गोलियों से मारा गया था उसमें। ठीक है, शायद आपने डॉक्टर का नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, कर्जन की जब गोली मारी ना, उसी केस में इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ लिया गया, फिर 23 जुलाई को इन पर क्या हुई, एक कोर्ट की सुनवाई हुई। और फिर 17 अगस्त यानी कि आज के दिन 1909 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे थे मदनलाल ढींगड़ा, जिनके बारे में आपने जानकारी हासिल करनी है। अब चलो जी, हम इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। शायद आपने पहले, चलो एक क्वेश्चन बता दो, नवंबर 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने नाम लिखा होगा ऑप्शन डी पुलिन दास, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। पुलिन बिहारी दास इनका क्या है, नाम है, पुलिन बिहारी दास। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनका जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1877 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? फरीदपुर में। और ये जो फरीदपुर जगह पड़ती है ये कहाँ पे? तो उस समय हमारा भारत क्या था, अविभाजित भारत था, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन हुई थी, 1949 में, भारत को आजादी मिलने के बाद में। और इनकी मृत्यु हुई कहां पे थी? कोलकाता में, जो वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आपका हो गया। 1920 में ऐसा कहा जाता है कि पुलिन बिहारी दास ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। महान स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे ये। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई इनके द्वारा? 1905 में की गई थी। हालांकि आपने अनुशीलन समिति के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और पुलिन दास जो है उनको 1913 में बारिसल कॉन्स्पिरेंसी केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और इसके बाद इस समिति की जो प्रगति चल रही थी वो रुक गई। अनुशीलन समिति पर आप कह सकते हैं कब रोक लगी? 1913 के बाद में, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। तो जब हम ढाका अनुशीलन समिति की बात करते हैं, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात हुई ढाका अनुशीलन समिति की, क्योंकि यहां पे स्पेशली मेंशन किया गया है ढाका। ढाका क्षेत्र कहां पे है? ये तो बांग्लादेश की राजधानी है, और उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कई बार आपसे पूछा जा सकता है अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो बात आती है 24 मार्च 1902 में परमथनाथ मित्र ने की थी। परमथनाथ मित्र ने। अब आपके मन में आया होगा कि हमने तो परमथनाथ मित्र सुना था। हाँ, तो बिल्कुल सही सुना था।
अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले प्रमथनाथ मित्र थे, लेकिन एक ब्रांच के रूप में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले पुलिन बिहारी दास थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए अब हम चलेंगे इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है कमिल बुल्के। कमिल बुल्के की भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। अब आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए, किस वर्ष भारत सरकार ने कमिल बुल्के को हिंदी भाषा में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया? जल्दी से आपको बताना है। हालांकि इनको कहा जाता है फादर कमिल बुल्के। इनको कब दिया गया था ये पद्म भूषण सम्मान? अगर आपने इसमें लिखा होगा 1974 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था। कहां पे? बेल्जियम में इनकी हम बात करते हैं, जहां पे इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी आज ही के दिन। कहां पे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में। क्लियर हुआ? किस वजह से जाने जाते रहे हैं? हिंदी भाषा के साहित्यकार रहे हैं और हिंदी भाषा को एक नया आयाम देने की वजह से हिंदी भाषा के प्रति इनका योगदान देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया 1974 में। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? चलिए, एक अच्छे लेखक कमिल बुल्के की आज क्या है? पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदी भाषा हमारे भारत की राष्ट्रभाषा बने, ये प्रश्न हर हिंदी भाषी के मन में आता होगा, आता भी है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे शुरुआती दौर के जो प्रचार करने वाले लोग थे उनमें इनका भी नाम आता है। एक समिति थी उस समय जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयासरत थी। उस समिति के ये सदस्य भी बनकर रहे थे। भारत के नागरिक बनने के बाद ये स्वयं को बिहारी कहकर बुलाते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको कुछ बिंदु जो हैं वो इनके बारे में जान लेने हैं। एक साहित्यकार रहे हैं हमारे भारतवर्ष के कामिल बुल्के। इनकी रचनाओं के बारे में भी आप स्टडी कर लीजिएगा। चलो जी, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में आपने जरूर बातें सुनी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा पहले। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? इंग्लिश में कहें तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1921 में महानिदेशक कौन थे? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा ना सर जॉन मार्शल तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एक बार आप यहां पर इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर जॉन हुबर्ट मार्शल पूरा नाम था इस व्यक्ति का। ठीक है ना? तो जैसे हम बात करें 19 मार्च 1876 की, तो जॉन मार्शल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था और मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1958 में। जब हम बात करें ASI के बारे में, ASI के महानिदेशक के रूप में यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में कब से कब तक कार्य किया था जॉन मार्शल ने? तो फिर हम कब की बात करते हैं? 1902 से लेकर 1928 तक की बात करते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? 1902 से 1928 तक ASI के महानिदेशक रहे। हालांकि यहां पे ये क्यों पूछा गया है 1921 में, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बनाया था। 1921 में आपको पता है ना हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र जो था खुदाई के लिए शुरू हुआ? तो फिर नाम आता है हड़प्पा का। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। इसी वजह से इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता की भी क्या दे देते हैं? संज्ञा दे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे हम जानते हैं।
और 1922 में आपको पता है मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू किया था राखलदास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे उस समय एएसआई के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल कब से कब तक रहे? 1902 से लेकर 1928 तक रहे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो जब हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ये इस एएसआई के पहले महानिदेशक थे। एएसआई की स्थापना की बात की जाती है तो कब हुई थी? 1860-61 के आसपास में इस एएसआई की स्थापना हुई। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए? अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए। इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जब हम बात कर रहे हैं 1921 के आसपास की, यानी कि हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई 1921 में, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी यहां पर वायसराय बनकर आया हुआ था? तो फिर नाम आता है लॉर्ड रीडिंग का। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो फिर आप कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप बताइएगा। ठीक है, चलो हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस वजह से हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप बताइएगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। हालांकि मैंने चलो टिक कर दिया है, रावी लिख दिया है। ठीक है, तो रावी नदी वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए हड़प्पा स्थल कहां पड़ता है, तो ये तो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, वहीं जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वो कौन सी नदी के किनारे है? ये तो रावी के किनारे हो गया। पूरा का पूरा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहां पे तो मैंने ये पूछा है हड़प्पा के खंडर, कहने का मतलब है हड़प्पा जो स्थल है उसके खंडर कौन सी नदी के किनारे हैं, तो फिर आपको लिखना है रावी नदी। अगर आपसे ये पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता के खंडर कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं, तो फिर आता उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी का नाम आता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इस एक स्थल की वजह से। स्थल के बारे में पूछा जाए हड़प्पा स्थल के खंडर कहां मिलेंगे, तो लिखना रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता के खंडर कहां मिलते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं, तो फिर लिखना है आपको सिंधु नदी। ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे वो सभ्यता बसी हुई थी, इसी वजह से उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं। क्लियर हुआ ना आपको पॉइंट? चलो जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब जैसे हम बात करें, यहां पर ये देख सकते हैं आप सर जॉन मार्शल इनके परिवार के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 1902 से लेकर 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक रहे। ठीक है ना, चलो जी, बहुत बढ़िया। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है और पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको करंट अफेयर्स की कक्षा की PDF मिल जाती है, लेकिन आपको इस आज के इतिहास वाली सीरीज की कक्षा जो होती है ना उसकी PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। तो आप YouTube के अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। एड्यूरोही 24 आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।